16 साल के नेपाल के रहने वाले दीपक की फैमिली में एक इंसान की मौत हो जाती है। अब मौत के बाद कायदे से उस इंसान की आत्मा को इस दुनिया को छोड़ के चला जाना चाहिए था, लेकिन इस इंसान की आत्मा इस घर पे ही फंस के रह जाती है। असल में वो शायद बाकी फैमिली मेंबर्स को भी मारना चाहती थी। इस सब की सच्चाई क्या है? अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो इंसान मर जाता है उसकी आत्मा इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, या फिर अगर उसकी आत्मा ये प्रिटेंड करे कि आपके घर के आसपास है, आपको बुलाए, तो समझ जाइए वो उस इंसान की आत्मा नहीं है, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली आसपास की कोई प्रेत आत्मा है जो कि आपको परेशान करना चाहती है, आपको पोजेस करना चाहती है। क्या ये केस भी इसी तरह का था? जब सच्चाई आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही आप कमेंट सेक्शन में अपना सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम भी बता सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट है नेपाल का, लेकिन समहाउ इसमें बिहार भी इन्वॉल्व है। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया हेमंता नाम के एक इंसान ने। हेमंता ने बताया उनकी फैमिली जो कि बिहार की रहने वाली है, 2014 के अराउंड जब उनकी ग्रेजुएशन हुई थी, उस दौरान उनकी फैमिली का जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो बहुत ही ज़्यादा डाउन था। मतलब कि उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी काम करने के लिए, ना ही फैमिली के बैकग्राउंड में इतना पैसा था कि वो कहीं इन्वेस्ट कर जाएं। उनकी फैमिली कहीं शिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन इसी सब के दौरान जो हेमंता के मामू हैं वो काफ़ी सालों से नेपाल में ही शिफ्टेड थे। मतलब वो नेपाल में ही अपना काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, और वो इंसिस्ट करते रहते थे हेमंता की फैमिली को कि वो सारी की सारी फैमिली नेपाल में ही शिफ्ट हो जाए। वो उनको काम भी दिलवा देंगे और काफ़ी अच्छी इनकम वहाँ से आनी भी शुरू हो जाएगी। पहले तो हेमंता की फैमिली नहीं मानती थी। वो अपनी ज़मीन जायदाद को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, वो अपने बुजुर्गों को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जब हेमंता की ग्रेजुएशन होती है 2014 में, उस दौरान वो डिसाइड करते हैं कि उनको अब नेपाल चले जाना चाहिए ताकि उनको थोड़ी सी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। इसी के चलते 2014 के नवंबर मंथ में वो नेपाल में शिफ्ट कर जाते हैं। हेमंता के जो मामा थे वही उनकी हेल्प करते हैं हर तरह की एडजस्टमेंट करने में। उनको वो एक रेंटेड अपार्टमेंट भी ढूंढ के देते हैं। हेमंता के पिता के लिए वो काम भी ढूंढ के देते हैं। साथ ही हेमंता के लिए भी वो काम ढूंढ ही रहे थे। सब कुछ लाइफ में सॉर्टेड था। हेमंता ने बताया जो अपार्टमेंट उनके लिए उनके मामू ने चूज किया था, जहाँ पे वो रह रहे थे, उसी अपार्टमेंट के साथ इस फैमिली का घर भी अटैच्ड ही था, जो कि इस घर के ऑनर थे। इस घर के जो ऑनर थे उनमें एक बूढ़ी औरत थी। ये जो बूढ़ी औरत थी इनका नाम था अनुराधा। इसके अलावा इनके बेटा और बहू थे, और एक पोता भी था इनका जिसका नाम था दीपक। दीपक की उम्र अभी 16 साल के आसपास की थी। दीपक इस दौरान 11th क्लास में पढ़ रहा था। खैर, हेमंता ने बताया सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इस फैमिली के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो गई थी। लेकिन जो दीपक था उसका बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं था। मतलब बच्चे ऑब्वियसली इस उम्र में शरारती होते हैं, लेकिन जो दीपक था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। शरारती होने के साथ साथ उसकी जो हरकतें थी वो काफ़ी हद तक घटिया भी थी एक तरह से। मतलब बड़ों को नीचा दिखाना, बड़ों की बातें नहीं सुनना, एक तरह से एक एरोगेंट से इंसान का बिहेवियर था वो। लेकिन इस सब के दौरान फिर भी काफ़ी हद तक दीपक को उसके माँ ने और पिता ने संभाला हुआ था। हेमंता ने बताया वक्त बीतता है, कुछ महीने बीतते हैं। इनफैक्ट मंथ आता है फरवरी 2015 का, जब जो दीपक के माता पिता थे उनका प्लान बनता है दुबई जाने का। वहाँ पे जो दीपक की माँ थी उनके भाई रहते थे, और उन्होंने उनको बुलाया था। अगले 1 से 1.5 महीना उन्होंने दुबई में ही रहना था। फरवरी में ही उनका प्लान हुआ था। फरवरी के एंड वीक पे, लास्ट वीक पे वो दुबई के लिए निकल भी जाते हैं। अब घर में जो पीछे थे वो थे दीपक और दादी। दादी को ही दीपक का अब ख्याल रखना था, लेकिन कहीं ना कहीं दादी बूढ़ी भी हो रही थी, जिसके चलते दीपक पे उनका ज़्यादा जोर चलता नहीं था। दीपक बहुत बदतमीज़ था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। इसी के चलते वो अपनी दादी की ज़्यादा सुनता नहीं था। वो चीखती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, लेकिन दीपक ने अपना जो स्केड्यूल था, उसकी माँ ने जो उसको बना के दिया था, वो बिल्कुल ही ख़राब कर दिया था। कभी भी दोस्तों के साथ बाहर चले जाना, कभी भी गेम्स खेलते रहना, पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं देना, ये सब कुछ ही दीपक करता रहता था। देखते देखते जो उसकी दादी थी उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी। वो बहुत गुस्सा रहती थी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। लेकिन इस सब के दौरान भी जो हेमंता की माँ है
वो उनके पास जाती रहती थी, उनका हाल चाल पूछती रहती थी, उनसे बातचीत करती रहती थी और कहीं ना कहीं वो जानती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड औरत हैं, जिसके चलते उनसे थोड़ी देर बात कर लेना, उनका हाल चाल जान लेना, यही सब कुछ उनके लिए मैटर करता था, ताकि ये जो बूढ़ी औरत हैं इनका थोड़ा सा भला हो जाए, ये थोड़ा सा बेटर फील करें और जो फ्रस्ट्रेशन इनके दिमाग पे चढ़ी रहती है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन हेमंता की माँ के ये एफर्ट्स भी काम नहीं आ रहे थे। देखते देखते जो दादी थी वो पहले फ्रस्ट्रेटेड थी, लेकिन अब वो स्ट्रेस्ड हो गई थी। उनको बहुत स्ट्रेस होता था, बहुत एंजाइटी होती थी इसी सब की वजह से कि जब उनके बेटे और बहू वापस आएंगे तो वो दीपक को किस हालत में देखेंगे, दीपक में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी और उनको वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दादी को ऐसा लग रहा था कि वो एफर्ट्स लगाने में कहीं ना कहीं फेल हो रही है, लेकिन उनकी उम्र हो रही थी और एक लड़का जो कि 16 साल का उनके घर पे रह रहा था, उनका पोता था, वो तो उनकी बात सुनता ही नहीं था। अक्सर जब दादी कुछ भी दीपक से करवाने की कोशिश करती थी तो दीपक सुनता नहीं था, वो काम करता नहीं था, बल्कि चीखता था, चिल्लाता था, दादी को ही डांटना शुरू कर देता था। इसी सब के चलते हेमंता ने बताया उनके घर से बहुत आवाज़ें आती थी, लड़ाई की, झगड़े की, और जिसकी आवाज़ ज़्यादा लाउड होती थी वो दीपक होता था। वो अपनी दादी को डांट रहा होता था। इस चीज़ ने दादी को कहीं ना कहीं तोड़ के रख दिया था। वो बहुत परेशान हो चुकी थी औरत। इसी सब के चलते हेमंता ने बताया ये दिन उसको आज भी याद है। 2015 का 13 मार्च का ये दिन था, जिस दिन इसी तरह से इस दादी और पोते में बहुत बहस होती है। दोनों बहुत परेशान थे, दोनों एक दूसरे से बहुत जोर जोर से बहस कर रहे थे, जिसके चलते हेमंता की माँ को लगा उनको जाना चाहिए, दादी से थोड़ी देर बातें करनी चाहिए। ये वक्त शाम का हो रहा था, जब सब कुछ शांत हो गया था, शायद दादी भी रिलैक्स्ड हो गई थी। लेकिन जब हेमंता की माँ वहाँ पे पहुँचती है, उनसे बातचीत करना शुरू करती है, तो वो देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। उस दिन जो उनका स्ट्रेस का लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा था, कुछ बहुत भयानक हुआ था उन दोनों के बीच में, जिसके चलते वो बार बार दादी को पूछना शुरू करती है कि दादी आप ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दादी शुरुआत में बता नहीं रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हेमंता की माँ को अंदर से लग रहा था कि दादी कुछ बताना तो चाहती हैं जो कि वो बता नहीं पा रही हैं, शायद हेजिटेशन की वजह से, या फिर कोई राज है जिसको वो छुपाना चाहती हैं। लेकिन इस बात को अगर वो अपने अंदर ही रखेंगी तो उनका एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा। जिसके बाद हेमंता की माँ ने फिर से उनको 1-2 बार पूछा, दादी ने कुछ बताया नहीं। इसी के चलते हेमंता की माँ ने भी उनको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया। लेकिन थोड़ी देर जब वो बातें करते करते उनको हो गई थी, लगभग आधा घंटा हेमंता की माँ वहाँ पे बैठी होंगी, जिसके बाद दादी ने खुद ही चीज़ें शेयर की। उन्होंने बताया कि शाम के आसपास जब वो दीपक के कमरे में जाती हैं तो वो देखती हैं कि दीपक अंदर नशा कर रहा था। इस चीज़ ने दादी को बहुत तोड़ दिया था। वो खुद पे यकीन नहीं कर पा रही थी कि किस तरह से वो नज़रें मिलाएगी अपने बेटे से, अपने बहू से। उनको वो क्या बताएगी कि उनके जाने के बाद पीछे से जो दादी उसका ख्याल रख रही थी, उस समय दीपक ये सब कुछ कर रहा था। दादी को इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो फ़ोन पे भी अपने बेटे को ये सब कुछ बता सके। इसी के चलते वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड थी। लेकिन दूसरी तरफ जो दीपक था उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इन चीज़ों से। उसके लिए ये आम सी बात थी और उसको एक तरह से फ्रीडम मिली थी। वो अपनी फ्रीडम इंजॉय कर रहा था, लेकिन दादी को बहुत परेशान कर रहा था। इसी के चलते हेमंता की माँ दादी को ठीक ठाक समझाती है, लगभग 1-1.5 घंटा वहीं पे बैठती है, उनको थोड़ा रिलैक्स करती है, जिसके बाद वो वापस डिनर बनाने चली जाती हैं। थोड़ा टाइम होता है, हेमंता ने बताया उसकी माँ को वापस आए हुए लगभग आधा-पौना घंटा ही हुआ था कि अचानक से उनको दीपक के रोने की, चिल्लाने की बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती हैं। अब ये आवाज़ें क्यों थी, ये सुन के हेमंता की फैमिली भी परेशान हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ दादी की आवाज़ उनको नहीं सुनाई दे रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे हुआ क्या है, जिसके चलते वो भागते हुए दीपक के वहाँ पहुँचते हैं। जैसे देखते हैं तो दादी ने अपनी जान दे दी थी। दीपक बहुत रो रहा था। शायद कहीं ना कहीं उसको रियलाइजेशन हो चुकी थी कि शायद उसी की गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है। थोड़ी ही देर में सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स को कॉल किया जाता है। हेमंता ने बताया कि ये जो रात थी ये बहुत अजीब सी थी। ऑब्वियसली नेगेटिविटी होनी ही थी, किसी इंसान की मौत हुई थी और वो भी किन सर्कमस्टांसेस में। लेकिन इसके अलावा भी इस रात में कुछ और भी था। हेमंता ने बताया कहीं ना कहीं एक अजीब सी नेगेटिविटी, एक अजीब सी किसी नेगेटिव एंटिटी की प्रेजेंस भी उनको फील हो रही थी। और ये सिर्फ हेमंता या फिर उनकी फैमिली की बात नहीं है, जो अड़ोस पड़ोस के लोग भी रात को वहीं पे रुके हुए थे, उनका भी यही मानना था। बहुत सारे लोगों ने बहुत अजीबोगरीब सी चीज़ें अपने सराउंडिंग फील की। खैर, इसके बाद अगले दिन जो दीपक के पेरेंट्स थे वो वापस पहुंचते हैं। दादी का अंतिम संस्कार किया जाता है। ये सारी की सारी जो विधियां थी वो की जाती हैं, जो क्रिमेशन की प्रोसेस थी वो कंप्लीट की जाती है। लेकिन इसके बाद भी हेमंता ने बताया कि उनको एक अजीब सी प्रेजेंस इस घर में फील होनी शुरू हो गई थी। सिर्फ हेमंता या फिर उनकी फैमिली को ही नहीं, बल्कि दीपक, उसके माता पिता को भी। दीपक की जो माँ है यूजुअली
वही दीपक की दादी का कमरा साफ किया करती थी, लेकिन अब उनके जाने के बाद भी वो बीच बीच में, जैसे हफ्ते में 1-2 बार, उनका कमरा साफ कर देती थी। उन्होंने कुछ अजीब फील करना शुरू कर दिया था अंदर। वो कभी कभार जब अंदर जाती थी तो उनको ऐसा लगता था जैसे इस कमरे के साथ छेड़छाड़ हुई है, कोई यहाँ पे आया था, किसी ने सामान यहाँ से वहाँ किया है। शुरू में उनको एक अजीब सा वहम भी लग रहा था कि हो सकता है उनका वहम हो, लेकिन ये चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंट होनी शुरू हो गई थी। 1-2 बार नहीं बल्कि ऑलमोस्ट जब भी वो इस कमरे में जाती थी यही हुआ होता था। इनफैक्ट कभी कभार वो इस कमरे को लॉक करके भी रख दी थी, लेकिन रात को अगर वक्त बे वक्त वो उठें या फिर कभी 1-2 दिन के बाद इस कमरे की तरफ देखें, दरवाजे की तरफ देखें, तो ये दरवाज़ा अपने आप ही खुला होता था। आखिरकार इस सब का रीज़न क्या था? हर फैमिली मेंबर सोचता था शायद उसने खोला होगा, शायद उसने खोला होगा, लेकिन इस तरह का हुआ नहीं होता था कुछ भी। किसी ने भी ये कमरा खोला नहीं होता था, बल्कि अपने आप ही ये दरवाज़ा अनलॉक हो गया होता था। और वहीं दूसरी तरफ जो दीपक था वो भी बहुत अजीब सा बिहेव करना शुरू कर चुका था। वो बहुत शांत रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड भी रहता था। कुछ तो था जो उसको अंदर ही अंदर से खाया जा रहा था। शायद ये गिल्ट ट्रिप थी, जो कि उसको ये लगता था कि उसकी दादी की जान उसकी वजह से गई है। हालांकि हेमंता ने यह भी बताया कि उसके पेरेंट्स ने भी आके पूछने की कोशिश की कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। हेमंता और उसकी फैमिली जानती थी रीज़न क्या है, लेकिन उन्होंने शेयर नहीं किया किसी से, ताकि दीपक को अपनी पूरी ज़िंदगी ये फील ना हो कि उसकी वजह से उसकी दादी की जान गई है, या फिर लोग उसको टोंट ना मारते रहें कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। दीपक के पेरेंट्स ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि जो दादी थी वो पहले भी मेंटली बहुत परेशान रहती थी, शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी है। खैर, वक्त बीत रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो दीपक था उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो था वो बहुत बढ़ता जा रहा था। बहुत परेशान रहता था, फैमिली से भी वो खुल के बातें नहीं करता था। इसी सब के बीच चीज़ें धीरे धीरे और भी बढ़ती जाती हैं, जिसमें दीपक जो था वो कभी कभार डेली ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट के लिए एक अलग ही स्टेट में चला जाता था। जैसे वो चिल्लाता था, रोता था, चीखता था और बहुत अजीब सी बातें करता था। इसके बाद वो बेहोश हो जाया करता था। थोड़ी देर में जब फैमिली उसको होश में लेके आती थी और जब उससे पूछा जाता था कि आखिरकार उसको हुआ क्या है, तो उसको कुछ याद नहीं होता था। वो समझ नहीं पा रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, और उसकी फैमिली भी ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार उनके बेटे के साथ ये क्या हो रहा है। क्या हो रहा है से ज़्यादा बढ़ के था क्यों हो रहा है। रीज़न किसी को पता नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं दीपक, हेमंता और उसकी फैमिली जानते थे। खैर, थोड़ा वक्त और बीतता है। दीपक की जो माँ है, जैसा मैंने आपको बताया, वो दीपक की दादी के कमरे में हफ्ते में 1-2 बार जाती रहती थी सफाई करने। इसी तरह की एक शाम थी, वो कुछ सामान लेने दीपक की दादी के कमरे में जाते हैं, क्योंकि वहाँ की लाइट्स ऑफ रहती थी। इसी के चलते उन्होंने टॉर्च ली हुई थी। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, टॉर्च की फ्लैश जो थी वो सामने पड़ती है। सामने जो मंजर दिखता है वो देखते ही दीपक की माँ चीखते हुए बेहोश हो जाती हैं। ये मंजर था जो दीपक की दादी थी वो उनको लटके हुए पंखे से दिखाई दी थी। बहुत भयानक मंजर था ये, और दीपक की माँ बेहोश हो चुकी थी। बहुत मुश्किल से उनको होश में लाया गया। अभी वो कमरे के अंदर गई तक नहीं थी। जैसे ही होश में आती हैं, चिल्लाना शुरू कर देती हैं, चीखना शुरू कर देती हैं कि मुझे कमरे में वो फिर से दिखी हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, शायद उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। इसी के चलते फैमिली मेंबर्स जाते हैं, रात को ही दरवाज़ा खोलते हैं और लाइट्स ऑन करते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। सब कुछ नॉर्मल था। कहीं ना कहीं जो बेडशीट थी उसमें ऐसा लग रहा था कोई इंसान बैठा था। आसपास की जो चीज़ें थी वो डिस्टर्ब्ड थी, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कोई यहाँ पे आया था। सब फैमिली मेंबर्स समझ गए थे कि चीज़ें कुछ तो भयानक होनी शुरू हो गई हैं। एक तरफ दीपक के साथ इतनी भयानक चीज़ें हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ ने इतना कुछ फेस करना शुरू कर दिया था। प्रॉब्लम सिर्फ उनके घर तक नहीं रही थी, बल्कि दीपक जो स्कूल भी जाता था, स्कूल से भी किसी भी दिन घर को कॉल आ जाता था कि आपका बेटा अजीब सी हरकतें कर रहा है, आपका बेटा बेहोश हो गया है, आपका बेटा चिल्ला रहा है, चीख रहा है। और इस वजह से ही दीपक को बहुत फ्रीक्वेंटली स्कूल से घर वापस लेके आना पड़ता था। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही थी तो स्कूल वालों ने भी ये देखना शुरू कर दिया था, समझना शुरू कर दिया था कि दीपक के साथ कोई प्रॉब्लम है, जिस वजह से बाकी के स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं और शायद सबकी मेंटल स्टेट पे भी कहीं ना कहीं इस सब का असर पड़ रहा है। जिसके चलते दीपक के पेरेंट्स को ये स्कूल वाले कहते हैं कि आप दीपक को थोड़ा टाइम घर पे ही रखिए, उसकी अटेंडेंस की आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ मैनेज कर दिया जाएगा, बस आप इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए ताकि ये स्कूल वापस आ सके। फैमिली भी जानती थी कि ये चीज़ें सच में बहुत भयानक हैं, बहुत सीरियस मैटर है। इसी के चलते वो भी दीपक को घर पे रखते हैं। अब हेमंता की माँ भी दीपक की फैमिली को बताती है कि अगर आसपास में कोई बाबा, तांत्रिक या फिर कोई ऐसा इंसान रहता है जिसको ये तांत्रिक विधियाँ आती हैं, जो भूत प्रेतों को शांत करवाना जानता है, किसी नज़र को उतारना जानता है,
तो उसको एक बारी घर बुलाइए, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर आपके घर के साथ हो रही है। अब दीपक के पिता पड़ोस में ही जाते हैं। उनके पड़ोस में ही एक बूढ़ा इंसान था, बेसिकली जिसको तांत्रिक क्रियाओं के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था। मतलब किसी को भूत प्रेत हावी हो, इस तरह की कोई भी चीज़ वो किया करता था। उस इंसान को घर पे बुलाया जाता है। वो थोड़ी देर घर पे बैठता है, आसपास का जायजा लेता है, जिसके बाद वो दीपक को अपने पास बैठाता है। थोड़ी देर में ये इंसान उनको बताना शुरू करता है कि जो फैमिली मेंबर इस दुनिया से गया है, इस घर से गया है, वो असल में जा नहीं पाया है और शायद वो बाकी के फैमिली मेंबर्स को भी लेके जाना चाहता है। सबसे ज़्यादा जिसके चांसेस हैं वो है दीपक। आखिरकार क्यों, क्या रीज़न था? दीपक के पेरेंट्स यही जानना चाहते थे। अगर आपने शुरू से ये सारा इंसिडेंट सुना, साथ ही हेमंता, उसकी फैमिली, ये सब भी जानते थे कि रीज़न क्या हो सकता है, क्योंकि शुरू से सबको सब कुछ पता था, सिर्फ दीपक की फैमिली को नहीं पता था। हेमंता की फैमिली समझ गई थी कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का सोल्यूशन हो जाएगा उनके कुछ भी बताए बिना। अगर वो बताते तो दीपक की लाइफ ऑब्वियसली रूइन हो जाती। उसके पिता माता उसको ब्लेम करते रहते लाइफ टाइम। इसी के चलते उन्होंने शेयर नहीं किया। लेकिन ये जो इंसान उनके घर पे आया था, ये कहता है कि मुझे आपको कुछ चीज़ें देनी है बना के, आप उनको खाते रहना। उनको डोरी बांध देता है और साथ ही उनके घर को भी बांध देता है। ये कहता है कि किसी पे भी खतरा हो सकता है और जो इंसान इस दुनिया से गया है, इस फैमिली से गया है, उसकी आत्मा को भी शांति देनी पड़ेगी, मुक्ति देनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी और इनको अरेंज करने में 1 से 2 दिन लगेंगे। तब तक आप कोशिश करना इन चीज़ों को खोलना मत। ये जो आपके घर पे बाधा डाली हुई है, मैंने बांधा हुआ है आपके घर को, उससे भी बाहर जाने की कम ही कोशिश करना। खैर, इसके बाद ये इंसान चला जाता है अपने घर। दीपक की फैमिली अपने घर पे ही थी, बाहर नहीं जा रहे थे। चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो गई थी। घर पे कुछ भी अजीब प्रेजेंस फील नहीं हो रही थी, सब कुछ शांत लग रहा था। लेकिन इतने में ही अगली रात को, देर रात इनफैक्ट, पूरे गांव में खबर फैल जाती है। ये जो इंसान था, जो सोल्यूशन करने आया था, बेसिकली दादी की आत्मा को शांति दिलवाने आया था, दीपक के घर वालों को सबको बचाने आया था, उसके साथ अपने साथ ही कुछ बहुत भयानक हुआ था। दीपक के पिता बिना देरी किए इस इंसान के घर पहुंचते हैं, इस इंसान का हाल चाल जानने। जिसके बाद ये इंसान जो दीपक के पिता को बताता है, वो सुनने के बाद उनके अपने भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उस इंसान ने बताया कि वो कुछ क्रियाएं कर रहा था बाहर अपने घर के। उनका जो प्रोसीजर होता है, जो लर्निंग्स होती हैं, उसके चलते उनको बाहर भी रात को क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इसी के चलते वो अपने घर के थोड़ी ही दूर खड़ा था, जहाँ पे सीमेंटेड एक दीवार बनी हुई थी, जिसके ऊपर वो खड़ा था और नीचे काफ़ी 15 से 20 फीट की गहराई थी। अचानक से जैसे ही वो अपनी क्रियाएं करके घूमता है, पीछे उसको बिल्कुल क्लियर दीपक की दादी दिखाई दी और वो बहुत भयानक रूप में थी। इस इंसान के घूमते ही दादी ने उसको धक्का दिया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया। उसको बहुत सारे फ्रैक्चर आए थे, बहुत सारी चोटें भी लगी थी, जिसके चलते इस इंसान ने बताया कि मैं तो अब सोल्यूशन नहीं कर पाऊंगा, ठीक नहीं कर पाऊंगा सब कुछ, मैं वहाँ पे जा भी नहीं सकता, मुझे काफ़ी दिनों की बेड रेस्ट चाहिए। बेहतर होगा आप किसी और को ढूंढें और ये इलाज करवाएं। अगर मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बता देना, उस इंसान को मेरे पास ले आना, मैं समझा दूंगा क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, आपको कोई हार्म नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं दीपक की फैमिली समझ चुकी थी कि जो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, या फिर जो चीज़ है जो दीपक की दादी होना क्लेम कर रही है या उनकी आत्मा होना क्लेम कर रही है, उनका प्यार नहीं है दीपक की फैमिली से बिल्कुल भी, और वो किसी ना किसी वे में उनको हार्म करना चाहती है। और ये जो हेट्रेड था, ये जो नफरत थी, ये उस आत्मा के अंदर इतनी है कि अगर कोई इंसान बाहर से हेल्प करने भी आएगा तो उनका भी बुरा करेंगे। अब वो नहीं चाहते थे यहाँ थोड़ी देर भी और रहना, सॉल्यूशन करवाना चाहते थे, जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक करवाना चाहते थे। जिसके चलते जैसे ही वो घर वापस पहुँचते हैं, हेमंता की फैमिली से सब कुछ शेयर करते हैं कि इस तरह की चीज़ें हुई। वो जो इंसान घर पे आया था सॉल्यूशन करने, उसने भी ये सब कुछ बताया। अब हेमंता के पिता उनको एक सोल्यूशन बताते हैं। वो बताते हैं बेहतर होगा आप सब थोड़े टाइम के लिए हमारे साथ वापस इंडिया चलिए। वहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी का एक मंदिर है, माना जाता है कि वहाँ कोई भी इस तरह की चीज़ें हों वो पीछा छोड़ देती हैं, सब शांत हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। दीपक की फैमिली कहीं ना कहीं समझ गई थी कि अब उनके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है, किसी इंसान को बुलाएंगे तो हो सकता है वो भी इसी तरह से हार्म हो। इसी के चलते वो बिना देरी किए उसी दिन निकल जाते हैं वापस इंडिया के लिए। थोड़े टाइम के बाद ही जो दीपक की फैमिली है और जो हेमंता के पिता है, वो मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं। वहाँ पे दीपक की फैमिली और दीपक को 15 से 18 दिन रुकना पड़ता है। इन सारे के सारे दिनों में जो मंदिर के पुजारी थे वो उनकी पूजा करते रहते हैं, उनको ठीक करने में लगे रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं बना के जिससे ये जो भी असर है इस प्रेत आत्मा का या फिर जो भी उनके फैमिली मेम्बर गया हुआ था उनकी आत्मा का, वो शांत हो। जिसके बाद वो अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं इस आत्मा को शांति देने की। बहुत टाइम लगता है, लगभग 20 से 22 दिन लगते हैं, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जिसके बाद
दीपक की फैमिली ने ये फील करना शुरू किया कि जो उनको लग रहा था एक अजीब सी प्रेजेंस उनके अराउंड वो रिलैक्स्ड हो गई है। दीपक को जो बहुत भारीपन सा अपने शरीर में फील होता था वो भी काफ़ी हद तक ठंडा हो गया था, रिलैक्स्ड हो गया था। इसके बाद भी जो हेमंता के पिता थे उन्होंने कहा कि आपको डायरेक्ट आने की ज़रूरत नहीं है, अब बेहतर होगा हमारे घर पे रुक जाइए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी 1-2 दिन में फिर भी तो आप वापस मेहंदीपुर बालाजी जा सकते हो। इसी के चलते वो थोड़ा टाइम जो हेमंता का घर था पुराना वहीं पे रुकते हैं। हेमंता के पिता भी वहाँ पे वापस आए हुए थे। इस दौरान लगभग 1 से 1.5 हफ्ता इसके बाद वो हेमंता के घर पे ही रुकते हैं। चीज़ें जब उनको लगता है कि बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं उसके बाद ही वो वापस अपने घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद भी हेमंता ने बताया 2020 तक वो उनके घर पे ही रहे, लेकिन 2015 के बाद जब वो मेहंदीपुर बालाजी गए थे उसके बाद से 2020 तक उनके साथ कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। जिसके बाद हेमंता और उसकी फैमिली कहीं और शिफ्ट कर गए, जिसकी वजह से बातचीत होनी बंद हो गई पीछे से और उनको नहीं पता अब उनकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हेमंता ये जरूर जानता है कि वो बिल्कुल ठीक हो गए होंगे, क्योंकि जो 5 साल में चीज़ नहीं हुई वो उसके बाद भी क्या ही हुई होगी। खैर, इस तरह के इंसिडेंट्स बताते हैं कि बहुत सारे इस तरह के फैमिली मेंबर्स होते हैं जो कि अपने ही लोगों के लिए हेटरेड रखते हैं। आप किसी जीते हुए इंसान के सामने झूठ बोल सकते हैं, उसके अंदर उसके लिए अपने दिल में नफरत रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी तरह से किसी फैमिली मेंबर के इस दुनिया से जाने का रीज़न बन जाते हैं तो ये भूत प्रेत और आत्माएं जो होती हैं इनके आगे कोई भी सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती, चाहे वो आपके मन के अंदर ही क्यों ना चल रही हो। आई रियली होप आपको इस तरह के इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिलता हो एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद भी आती हैं। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस में अगर हाइप का ऑप्शन है तो हाइप करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सो दैट हम ये चेंजेस भी कर सकें। एंड मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, कुछ समझने का मौका मिले, तो आप हमारे मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे हमसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।